प्रकाश ने अपनी खाकी वर्दी की जेब से तबादले का पत्र निकाला और एक बार फिर पढ़ा। मालेपुर गांव पुलिस चौकी, जिला रायगढ़। उसने कभी इस गांव का नाम भी नहीं सुना था। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी छोड़कर किसी देहात में जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आदेश तो आदेश था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए प्रकाश सोच रहा था कि यह तबादला इतनी जल्दी क्यों हुआ। अभी तो महज 6 महीने ही हुए थे उसे मुंबई पोस्टिंग मिली थी। लेकिन उस रात की वो घटना नहीं, वो सब भूलना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। शाम के 5 बज रहे थे जब बस मालेगांव पहुंची। गांव देखकर प्रकाश का दिल बैठ गया। टूटी फूटी सड़कें, पुराने घर और एक अजीब सी खामोशी। बस स्टैंड पर सिर्फ 2-3 लोग थे, वो भी ऐसे जैसे बरसों से यहीं खड़े हों। सब इंस्पेक्टर प्रकाश, एक आवाज आई। प्रकाश ने मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला काले रंग का कांस्टेबल खड़ा था। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल की होगी। जी, मैं प्रकाश हूँ। मैं नरेश हूँ, आपका पार्टनर। चलिए चौकी ले चलता हूँ, आपका सामान मैं उठा लेता हूँ। दोनों एक पुरानी जीप में बैठे हैं। रास्ते भर नरेश चुप रहा। प्रकाश ने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन नरेश सिर्फ हाँ ना में जवाब देता रहा। यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? प्रकाश ने पूछा। नरेश ने एक अजीब सी नजर से उसे देखा। साहब, यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है, लोग बाहर कम ही निकलते हैं। क्यों? बस ऐसे ही। पुलिस चौकी एक पुरानी काली इमारत थी। दीवारों पर काई जमे थे और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। अंदर महज 3 कमरे थे, एक दफ्तर, एक स्टोर रूम और एक छोटा सा हवालात। पिछला इंस्पेक्टर कहाँ गया? प्रकाश ने पूछा। नरेश की आंखों में एक पल के लिए डर चमका। वो तबादला हो गया साहब उनका, अचानक। जी। उस रात प्रकाश को नींद नहीं आई। चौकी के पीछे के कमरे में उसे ठहराया गया था। कमरे में सिर्फ एक पुराना पलंग, एक टेबल और एक कुर्सी थे। खिड़की से बाहर घना अंधेरा था। कोई चांद नहीं, कोई तारे नहीं। आधी रात को प्रकाश को लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने उठकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वापस लेटते ही फिर से आवाज आई। इस बार वो तेजी से उठा और दरवाजा खोल दिया। सामने नरेश खड़ा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ। साहब, वो फिर से शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? चलिए मेरे साथ। दोनों चौकी से बाहर निकले। गांव में सन्नाटा था, लेकिन दूर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो या गा रहा हो, दोनों एक साथ में। ये आवाज क्या है? प्रकाश ने पूछा। कुआं, नरेश ने कहा। गांव के उस छोर पर एक पुराना कुआं है। हर पूर्णिमा की रात वहां से आवाज आती है। मजाक कर रहे हो क्या? काश मजाक होता साहब। दोनों उस दिशा में चलने लगे। रास्ते में प्रकाश ने देखा कि हर घर की खिड़की और दरवाजे बंद थे। कहीं कोई रोशनी नहीं थी। लोग क्यों नहीं निकलते? डर की वजह से, नरेश ने कहा। पिछले 3 साल में 7 लोग गायब हो चुके हैं, सब पूर्णिमा की रात। प्रकाश रुक गया। क्या? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साहब, पिछले 4 इंस्पेक्टर यहाँ आए, कई 1 महीने से ज्यादा नहीं रुके।
सब डर कर तबादले के लिए अर्जी लगा लेते हैं। मैं नहीं डरूंगा, प्रकाश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। अब चलो देखते हैं कि वह क्या है। कुआं गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर था। पुराना गोल पत्थरों से बना, चारों तरफ जंगली झाड़ियां उगाए थे और वो आवाज अब वो और साफ सुनाई दे रहे थे। एक औरत की आवाज थी, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। प्रकाश ने अपना टॉर्च चलाया और कुएं के पास गया। नरेश पीछे रह गया। साहब मत जाइए इतना पास। लेकिन प्रकाश ने उसकी नहीं सुनी। वो कुएं के किनारे तक गया और नीचे झांका। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वो आवाज। वो अब और तेज हो गए थे। अचानक टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर कुछ सफेद चीज पर पड़ी। प्रकाश का दिल धक से रह गया। नीचे पानी में एक औरत का चेहरा था, लेकिन वो चेहरा वो मामूली नहीं था। त्वचा सफेद, लेकिन आंखें पूरी तरह काली, और वो मुस्कुरा रहे थे। साहब भागिए, नरेश चीखा। उसी पल कुएं से एक हाथ निकला और प्रकाश की बाह पकड़ने की कोशिश की। वो ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। प्रकाश पीछे हटा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। वो कुएं में गिरने ही वाला था कि नरेश ने उसे पकड़ लिया। दोनों वापस भागते हुए चौकी पहुंचे। अंदर आते ही नरेश ने दरवाजा बंद कर दिया और सिटकनी लगा दी। क्या था वो? प्रकाश हाँफ रहा था। शायद आप नहीं मानेंगे साहब, लेकिन इस गांव में कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है। अगले दिन सुबह प्रकाश ने गांव के सरपंच से मिलने का फैसला किया। नरेश ने समझाने की बहुत कोशिश की कि दिन के उजाले में सब सामान्य लगता है, लेकिन प्रकाश मानने वाला नहीं था। सरपंच रामधन पांडे एक मोटा 60 साल का आदमी था। उसका घर गांव के बीचों बीच था। एक पुरानी हवेली जो कभी शानदार रही होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, पांडे ने स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में स्वागत नहीं था। मुझे कुएं के बारे में जानना है, प्रकाश ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। पांडे का चेहरा सख्त हो गया। वो एक पुराना कुआं है, बस इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वहां से आवाजें आती हैं और लोग गायब होते जा रहे हैं। कौन सी आवाज, कौन से लोग? पांडे ने झूठ बोलने की कोशिश की। सरपंच जी, मैं पुलिस हूं, आप मुझसे सच नहीं छुपा सकते हैं। अगर यहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो ठीक है, पांडे ने हार मानते हुए कहा। लेकिन जो मैं बताऊंगा उसे आप मानेंगे नहीं। कोशिश कीजिए। पांडे ने गहरी सांस ली। 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, चंपा। बड़ी खूबसूरत थी। गांव के जमींदार के बेटे को उससे इश्क हो गया, लेकिन चंपा किसी और से प्यार करती थी, एक गरीब किसान से। जब तक जमींदार को पता चला तो उसने चंपा को उस कुएं में जिंदा फेंकवा दिया। प्रकाश ने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया और उस रात से हर पूर्णिमा को चंपा की रूह उस कुएं से निकलती है। वो किसी को ढूंढ रही है और जो भी उसके रास्ते में आता है। बकवास, प्रकाश ने कहा। यह सब बस बकवास है, कुछ रियल वजह तो होगी। आप खुद देख चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, रात को आपने क्या देखा था? प्रकाश चुप हो गया। वो सच में कुछ देख चुका था, लेकिन उससे मानने से इनकार कर रहा था। एक काम करिए, पांडे ने कहा, बूढ़ी जमीला से मिलिए, वो सब जानती है। वो उस वक्त गांव में मौजूद थी जब ये सब हुआ था। जमीला का घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था।
एक टूटा फूटा झोंपड़ा जिसमें से धुआं निकल रहा था। प्रकाश और नरेश दोपहर को वहां पहुंचे। बूढ़ी जमीला 90 साल के ऊपर की होगी। उनकी आंखें सफेद थी मोतियाबिंद से, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख सकती हैं। आओ पुलिस वाले, उसने बिना मुड़े कहा। जानती थी कि तुम आओगे। आपको कैसे पता चला? प्रकाश चौंक गया। बहुत कुछ पता है मुझे, बैठो। दोनों जमीन पर बैठ गए। जमीला ने एक हुक्का सुलगाया और एक लंबी कश खींची। चंपा के बारे में जानना चाहते हो? जी, वो मेरी भतीजी थी, बहुत प्यारी लड़की। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक गरीब से मोहब्बत कर ली। जमींदार के बेटे रंजीत ने उसे जबरन अपनाना चाहा। जब चंपा ने इनकार किया तो एक रात रंजीत और उसके आदमी चंपा को उठा ले गए। उन्होंने उसके साथ। जमीला रुक गई। प्रकाश समझ गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसे जिंदा उस कुएं में फेंक दिया। वो 3 दिन तक चिल्लाती रही। हम सब सुन रहे थे, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया, डर के मारे। और फिर चुप्पी हो गई। लेकिन पूर्णिमा की रात एक औरत की चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि पूरा गांव कांप गया। उसी रात जमींदार रंजीत गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश कुएं में मिली। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। और उसके बाद हर पूर्णिमा को कोई ना कोई गायब होता आया है। चंपा की रूह अभी भी वहां है। वो बदला ले रही है या शायद अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। तो उसका प्रेमी कहाँ गया? शंकर। वो पागल हो गया चंपा की मौत के बाद। एक दिन वो भी उसी कुएं में कूद गया। प्रकाश को लग रहा था कि उसका सिर घूम रहा है। तो इसका हल क्या है? कैसे रोका जा सकता है इसे? जमीला चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुछ चीजें रोकी नहीं जा सकती बेटा, सिर्फ झेली जा सकती हैं। नहीं, प्रकाश ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, जमीला ने कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। बताइए। चंपा को शांति चाहिए, उसे माफी चाहिए। अगर कोई उससे माफी मांगे सच्चे दिल से और उसे बताए कि उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा है, तो शायद वो शांत हो जाए। लेकिन कौन बताएगा उसे और कैसे? जमीला ने अपनी अंधी आंखें प्रकाश की तरफ घुमाई। तुम जाओगे, तुम्हें जाना होगा, वरना यह गांव कभी नहीं बच पाएगा। अगले कुछ दिन प्रकाश ने पूरे गांव में छानबीन की। उसने पुराने रिकॉर्ड्स देखे, लोगों से बात की। 7 लोग सच में गायब हुए थे पिछले 3 सालों में, सब पूर्णिमा की रात, और सबकी लाशें कभी नहीं मिली। साहब, आप सच में ये करने वाले हैं? नरेश ने पूछा। हाँ, प्रकाश ने कहा, मैं पुलिस हूं, लोगों की रक्षा करना ही मेरा फर्ज है। लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं है। मुझे पता है, लेकिन अगर सच में वहां कुछ है तो उसका सामना तो करना होगा ना। अगली पूर्णिमा 3 दिन बाद थे। प्रकाश ने पूरी तैयारी की। उसने जमीला से मिलकर सीखा कि चंपा को कैसे बुलाना है, क्या कहना है। उसने एक पुरानी तस्वीर भी खोज निकाली। चंपा और शंकर की, दोनों मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। पूर्णिमा की रात आ गई। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। प्रकाश और नरेश चौकी से निकले, साथ में टॉर्च, रस्सी और वो तस्वीर थे। साहब, अभी भी समय है, वापस चल सकते हैं, नरेश ने कहा। नहीं,
दोनों कुएं तक पहुंचे। आज की रात और भी डरावनी थे। हवा ठंडी थी, बेहद ठंडी, और वो आवाज फिर से आ रहे थे। प्रकाश ने गहरी सांस ली और जमीला ने जो सिखाया वैसा किया। उसने कुएं के पास एक दिया जलाया और चंपा का नाम लिया। चंपा, अगर तुम सुन सकती हो तो सुनो, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे तुमसे बात करनी है। आवाज रुक गई, पूरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी हवा के साथ वो आई, चंपा। उसका रूप धुंधला था लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल और वो काली आंखें। नरेश पीछे हट गया लेकिन प्रकाश वहीं खड़ा रहा। तुम कौन हो? चंपा की आवाज आई। वो कोई मामूली आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं प्रकाश हूं, इस गांव का इंस्पेक्टर। तुम क्या चाहते हो? प्रकाश ने हिम्मत जुटाई। मैं चाहता हूं कि तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन अब बेकसूर लोगों को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चंपा की आकृति कांपी। बेकसूर? कोई बेकसूर नहीं था। सबने देखा, सबने सुना, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वो डरे हुए थे। और क्या मैं डरी हुई नहीं थी? उसकी आवाज में दर्द था। 3 दिन में इस कुएं में तड़पती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, पानी में डूबती रही, फिर तैरती रही, भूख, प्यास, दर्द, और फिर अंधेरा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ करना, इस गांव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। माफी? चंपा हंसी। वो हंसी बेहद ही डरावनी थी। अब माफी से क्या होगा? शंकर, प्रकाश ने कहा। शंकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चंपा की आकृति रुक गई। शंकर, मेरा शंकर, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो भी इसी कुएं में कैद हो गया है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत उसे तुमसे दूर रख रही है। प्रकाश ने वो तस्वीर निकाली और चंपा को दिखाई। देखो, ये तुम हो और ये शंकर, कितने खुश थे तुम दोनों। वो खुशी अभी भी मिल सकती है, बस तुम्हें ये नफरत छोड़नी होगी। चंपा की आकृति तस्वीर के पास आई। उसने तस्वीर को छुआ। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और फिर वो रोने लगी। एक ऐसे रोना जो दिल को चीर देता हो। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्रकाश ने धीरे से कहा। उसे तलाशो, नफरत में नहीं, प्यार में। वो तुम्हें मिल जाएगा। चंपा की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। काली आंखें फिर से सामान्य हो गई। चेहरे पर एक शांति आ गई। वो मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान। शुक्रिया, उसने कहा, और फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। कुएं से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सन्नाटा था। प्रकाश और नरेश वहीं खड़े रहे, हिले नहीं। साहब, ये हो गया? नरेश ने धीरे से पूछा। शायद, प्रकाश ने कहा। शायद वो अब शांति में है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये डर वाली शांति नहीं थी, ये असली शांति थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। सरपंच पांडे चौकी पर आया।
इंस्पेक्टर साहब, कल रात क्या हुआ? कुछ ऐसा जो होना चाहिए था, प्रकाश ने कहा। 50 साल पहले जो गलती हुई थी उसे सुधारने की कोशिश की गई। चंपा, वो अब शांति में है। उम्मीद है कि अब कोई गायब नहीं होगा। पांडे की आंखों में आंसू थे। शुक्रिया साहब, आपने इस वक्त गांव को बचा लिया। दोपहर को प्रकाश और नरेश फिर से कुएं पर गए। दिन के उजाले में वो बस एक पुराना कुआं था, कुछ भी डरावना नहीं था। साहब, मैं नहीं मानता था कि आप ये कर पाएंगे, नरेश ने कहा। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन कभी कभी हमें उन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। अब क्या करेंगे? अब प्रकाश मुस्कुराया। अब इस गांव को फिर से जीना सिखाएंगे, डर से नहीं, उम्मीद से। उस रात प्रकाश को अच्छी नींद आई। पहली बार मालेगांव में कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांति। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद प्रकाश को एक पुराना खत मिला। वो चौकी के स्टोर रूम में सामान छांट रहा था जब उसे एक टूटी अलमारी में से ये खत मिला। लिफाफा पीला पड़ चुका था और उस पर लिखा था, अगले इंस्पेक्टर के लिए। प्रकाश ने खत खोला। वो पिछले इंस्पेक्टर का लिखा हुआ था। प्रिय उत्तराधिकारी, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो मतलब मैं जा चुका हूँ और तुम्हें मालेगांव भेजा गया है। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, ये गांव शापित है। यहाँ एक रूह है जो शांति नहीं पा सकती। मैंने सब कुछ करके देखा, पूजा, हवन, तांत्रिक, कुछ काम नहीं आया। लेकिन मैंने एक बात पाई, वो रूह, वो किसी को ढूंढ रही है। अगर कोई उससे सही तरीके से बात करे दिल से, तो शायद वो शांत हो जाए। मेरे में हिम्मत नहीं थे, मैं डर गया और भाग आया। लेकिन शायद तुम कर सको। एक और बात, जो तुमने किया वो सिर्फ शुरुआत है। ये कुआं सिर्फ एक दरवाज़ा है। इस गांव में और भी राज हैं। पुरानी हवेली, जंगल का मंदिर, वो जली हुई चक्की। सावधान रहना। और हाँ, नरेश पर भरोसा रखना, वो अच्छा इंसान है। शुभकामनाएं, राजेश कुमार, पूर्व इंस्पेक्टर। प्रकाश ने खत को दोबारा पढ़ा। और भी राज हैं, उसने खुद से कहा। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली दिखाई दे रहे थे। वो हवेली जिसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की। नरेश, प्रकाश ने आवाज दी। नरेश अंदर आया। जी साहब, वो हवेली, वहाँ कौन रहता है? नरेश का चेहरा फीका पड़ गया। साहब, वो जगह क्या है वहाँ? नरेश ने गहरी सांस ली। साहब, चंपा तो चली गई, लेकिन वो अकेली नहीं थे। उस जमींदार रंजीत के पूरे खानदान का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वो हवेली 50 सालों से बंद है। और वहाँ से अमावस की रात आवाज़ें आती है। प्रकाश को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ पहला अध्याय था। वो फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। सूरज डूब रहा था। हवेली की परछाई लंबी होती जा रही थी और कहीं दूर से, बहुत दूर से एक कमजोर सी आवाज आई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। प्रकाश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब डर नहीं था, उसमें दृढ़ संकल्प था। नरेश, तैयार हो जाओ, लगता है हमारा काम अभी बाकी है।
मालेगांव की रातें अब भी शांत रही है। चंपा की रूह को तो शांति मिल गई, लेकिन वो हवेली वो अभी भी खड़ी है। उसके अंदर क्या है ये प्रकाश को जल्द ही पता चलने वाला था, लेकिन वो एक और कहानी है, एक और रहस्य, एक और डरावनी रात। फिलहाल गांव में थोड़ी राहत आ गई थी। लोग फिर से जीना सीख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुल रही थी, लेकिन हर कोई जानता था ये शांति अस्थायी है, क्योंकि इस धरती पर कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा कभी ख़त्म नहीं होती। और मालेगांव में ऐसे बहुत से पाप हुए थे। प्रकाश अब इस गांव का हिस्सा बन चुका था और उसे पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। जब अमावस की रात आएगी तब असलियत का पता चलेगा। तब तक बस उसे इंतज़ार करना था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।